नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबर इस प्रकार हैं। हेमंत सोरेन सरकार शपथ लेते ही नौकरियों की बहार। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के बड़े सदस्यों के साथ की बैठक। किसान नेता डल्लेवाल आजाद। ईवीएम के खिलाफ देश भर में उठती आवाज। नमस्कार, खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी की जो हार हुई उसकी समीक्षा बैठक पार्टी के जूनियर पदाधिकारियों के साथ की। उन्होंने कई नेताओं से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा, पार्टी का प्रदर्शन जमीन पर क्यों बेहतर नहीं रहा। पिछले कई चुनाव में पार्टी में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से पूछा, पार्टी का मत प्रतिशत लगातार गिरावट की ओर क्यों है। क्या कारण पार्टी के नेता लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सरकार के दौरान विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को पार्टी के लोग क्यों नहीं जनता के बीच स्थापित कर पा रहे हैं। बसपा प्रमुख ने पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा, काम करने वाले नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। यह समीक्षा बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर काम करती दिख रही है। पार्टी ने पहले ही उपचुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, समाज को संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों की जकड़ से निकालने के लिए दलितों, खासकर अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट करना होगा तथा सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए संघर्षों को ढीला नहीं पड़ने देना है। उन्होंने कहा, नकारात्मक तथा घिनौनी राजनीति से आम लोगों का ध्यान भटकाया जाता है, जिसमें बेरोजगारी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि वर्तमान केंद्र तथा राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में असफल साबित हुई हैं। उनकी जगह धार्मिक मामलों का हथियार बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रही हैं। किसानों के आंदोलन अब नई गति पकड़ती हुई दिख रही है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर से हिरासत में लिए गए किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को रिहा कर दिया गया है। रिहाई पंजाब पुलिस और किसान नेताओं से बातचीत के बाद संभव हुई। डल्लेवाल लुधियाना अस्पताल से बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, मेरी किसी प्रकार की जांच अस्पताल में नहीं की गई। मेरा फोन जब्त कर लिया गया था। मुझे नजरबंद रखा गया था। आजाद होने के बाद डल्लेवाल किसान नेताओं के साथ खनौरी बॉर्डर पर रवाना हो गए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। डल्लेवाल के आने के बाद 1 दिसंबर की पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। आधी रात को खरौनी बॉर्डर पर पहुंचकर डल्लेवाल अनशन पर बैठे। लुधियाना पहुंचे सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का कार्यक्रम तय है। उन्होंने कहा, उनका पंजाब सरकार से कोई मतभेद नहीं है।
हमारी मांग केंद्र सरकार से है। किसान लगभग 10 महीने से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। किसान दिल्ली तथा देश की राजधानी पैदल ही कूच करेंगे। जो किसान जत्थों के साथ जाएगा उसकी रूपरेखा 1-2 दिन में बता दी जाएगी, यह किसान नेताओं की ओर से कहा गया है। कानून व्यवस्था से संबंधित सवाल पर किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा, किसान कभी कानून व्यवस्था खराब नहीं किया है। कानून वापस लेने के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने पर बातचीत होनी थी, लेकिन कमेटी के नाम पर किसानों के साथ केवल धोखा हुआ। किसानों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति संविधान देता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली जाने के रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। अब 6 दिसंबर को किसानों का जत्था कैसे राजधानी पहुंचता है, यह तो हरियाणा और दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। जिस प्रकार से कमेटी की किसी आधिकारिक बैठक की आज तक सूचना नहीं आई, किसानों को न तो एमएसपी गारंटी कानून मिला, न ही ऋण माफी का काम हुआ, न ही फसलों का मूल्य लागत के अनुरूप बढ़ाया गया। महाराष्ट्र चुनाव हार के बाद कांग्रेस पार्टी की CWC कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हार से निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा, ईवीएम चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई अगणित चुनाव प्रक्रिया को सही नहीं ठहरा सकता। जिस प्रकार से शाम को 5 बजे के बाद लगभग 8% मतदान बढ़ाया गया, वह भी चुनाव के दिन के बाद आज चुनाव हो रहा तो उसके 1 दिन 2 दिन बाद मतदान प्रतिशत बढ़ाने की सूचना आती है। ऐसी सूचना ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं। यह भी सूचना है कि 5 बजे के बाद 1 घंटे में 70 लाख वोट पड़ गए, जिसको कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है। इस प्रकार की घटनाओं पर पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाया है कि शाम 5 बजे के बाद जो मतदान प्रतिशत होता है, वो इसमें 1-2% का अंतर अधिकतम आता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है। 1-2% की बात कहाँ कही जाए, इलेक्ट्रॉनिक युग के दौर में एक क्लिक से मालूम हो सकता है। फिर चुनाव आयोग टुकड़ों में क्यों मतदान प्रतिशत जारी करता है। देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी को संवैधानिक प्रक्रिया से दूर रखने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए, सत्ता की चाबी उनके पास ना आ जाए, इससे दूर रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष संपादित नहीं किया जा रहा। जनगणना के मुद्दे पर देश का सबसे जटिल सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, जिसको कि अंग्रेजों ने सन 1931 में कराया था। आज तक भारत सरकार केंद्र में जाति जनगणना नहीं कराई, जबकि देश में सारी योजनाएं जाति के ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। किस जाति को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस जाति के लोग मलाई खा रहे हैं, यह कैसे निर्धारित होगा। इसलिए जाति जनगणना अनिवार्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ है। उसके साथ ही शिक्षा, नौकरी, रोजगार विहीन
भारतीय समाज को स्थापित करने की सरकार की मंशा है। सरकार रिसर्च, इनोवेशन, खोज में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। वह चाइना का माल मंगाकर असेंबल करना चाहती है। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय मोदी सरकार शपथ ले रही थी पहले कार्यकाल में, चाइना से हमारा व्यवसाय कितने का था, आज वह कितना गुना बढ़ गया। क्या हम उत्पादन कर रहे हैं? देश नए खोज, नए उत्पादन नहीं कर रहा है। चाइना से माल लेकर केवल मुहर लगा रहा है कि मेड इन इंडिया। जब राहुल गांधी ने विदेश में कही थी कि मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया बताया जा रहा, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को लगा कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। आर्थिक मुद्दे पर, लोगों को नौकरी रोजगार के मुद्दे पर कोई बोलता है तो देश के खिलाफ। जिस प्रकार से अडानी के मुद्दे पर केवल संसद में अडानी नाम लेने से लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष सदन स्थगित कर फरार हो जा रहे हैं, इसमें दलितों पिछड़ों को मुद्दे कहाँ उठेंगे, कौन उठाएगा? जनता में भ्रम फैलाया जाता है। बहुमत कैसे आता है? चंडीगढ़ का मॉडल भी आपके सामने है, जो खुलेआम मुहर वोट कैंसिल किया जा रहा था, और वह तो सुप्रीम कोर्ट था कि चुनाव को कैंसिल किया, लेकिन चुनाव आयोग आज तक उस पर सफाई नहीं दिया, न तो कोई कार्रवाई किया। देश का चुनाव आयोग कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए है। इसके मूल में है जाति। जाति जनगणना हो या हर एक पद पर, चाहे न्यायालय हो चाहे चुनाव आयोग हो, हर जाति वर्ग के लोग बैठे रहेंगे तो यह घपला नहीं तो सरकार जब 100% एक वर्ग को बैठाती है तो वो अपने को उपकृत मानता है और बेईमानी करता है। आज देश में बड़ी मांग है कि मतपत्र से चुनाव कराया जाए। कम से कम हम यह तो देख तो सकेंगे कि हम किसको मत दिए। जब चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग एक दिन में सक्षम नहीं है, महीनों में चुनाव कराता है, तो गिनने में 2 दिन लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है? विकसित देशों में ईवीएम के द्वारा चुनाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन भारत में दलितों पिछड़ों को बहलाने के लिए, आरक्षण नहीं देने के लिए, उनका वोट छीनने के लिए ईवीएम में कोई घपला नहीं होता है। देश के संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग सत्ता बनाए रखने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से न्यायालय हो इलेक्टोरल बॉन्ड को तो कहता है कि यह गलत असंवैधानिक है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जुटाया गया पैसा संवैधानिक है, और वह पैसा किस प्रकार से जुटाया गया है इसकी जांच हो जाए तो इसमें ईडी भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें 90% पैसा और ईडी छापा मार रही है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है। तो देश में संवैधानिक संस्थान, चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता धीरे धीरे खतरे में दिखाई पड़ रही है। आज जरूरत है संविधान के अनुसार नौकरियों की, आरक्षण की, भागीदारी की, दलितों पिछड़ों को सामाजिक न्याय देने की है, जिसकी बदलाव केवल मतपत्र वोट के माध्यम से ही सत्ता बदल सकता है। ईवीएम के माध्यम से तो सर लोगों को पढ़ाया जाता रहेगा, यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। 1 घंटे में 70 लाख वोट बढ़ाए घटाए जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की नई सरकार कार्यभार ग्रहण करने के बाद नई ऊर्जा से लवरेज है, और पहली कई फैसलों पर निर्णय लिया गया। उसमें एक निर्णय है सरकारी नौकरियों को जारी करना। राज्य सरकार राज्य में 35,000 नौकरियों की बहाली दिसंबर माह में शुरू कर सकती है। हेमंत सोरेन ने बहाली में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
जैसे चुनाव के समय वादा किया गया था उसी के अनुरूप सरकार काम पर लग गई है। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ानी हो, जो कि दिसंबर माह में 2500 मिलनी शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव होने के दौरान आचार संहिता लगने के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। चुनाववार नौकरी देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लंबित परीक्षाएं पूरी की जाएंगी। दलित पिछड़े जब अपने मुद्दे पर मतदान करेंगे तो सरकार उनके लिए काम करेगी। उनके लिए वही सरकार काम करेगी जो दलितों पिछड़ों के हितैषी हो, जो उनके बीच से गया हो। जैसे केंद्र में 30 लाख वैकेंसियां खाली है, लेकिन कोई दलित पिछड़े की वहाँ कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। वहाँ सभी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। न तो शिक्षा मिलेगी, रोजगार भी नहीं मिलेगा, चिकित्सा भी नहीं मिलेगी। चुनाव के समय रेवड़ियाँ बांटे जाएंगी, उसके बाद आपको धूल फाकना है। राज्य में मुख्य रूप से आदिवासी समाज बधाई के पात्र हैं। इन्होंने न केवल राज्य में बल्कि देश में पढ़े लिखे अपने से ऊपर के समाजों ओबीसी एससी को संदेश दिया है कि कैसे सरकार को बचाया जाता है। इसी एससी एसटी में कुछ ही लोग जागरूक हैं जो कि अपने मुद्दे को पहचानते हैं, लेकिन झारखंड सबसे पिछड़ा आदिवासी इलाका वो अपनी सरकार बचा ले गए और अपनी नौकरी तथा अपने मुद्दे पर सरकार को काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दलितों पिछड़ों आदिवासियों को नौकरी और शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, जिसके कहने पर यह वर्ग धर्म और जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार आप जो आपसे कहते हैं कि धर्म के लिए लड़िए, जाति के लिए लड़िए, उनसे पूछिए कि इसमें आपका बच्चा कहाँ है। लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पुलिस वाली सीआरपीएफ वाली नौकरी हमें दे दीजिए। जो इसके लिए नियुक्त है वह लड़े, आम जनता क्यों लड़े। इस प्रकार का संविधान विरोधी कार्य करने से पहले नौकरी, शिक्षा, आरक्षण, अधिकार की बात करें और उनसे पूछें और यह जानने का प्रयास करें कि अधिकार कौन ले रहा है, कौन छीन रहा है।